प्रणाम राम गुरु जी। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम लोग पुनः नाद सूत्रों के माध्यम से कॉस्मोलॉजी को, इस सृष्टि और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे और गहरे से गहरे विद्या को आत्मसात करेंगे। और इसके लिए आप सबकी एकाग्रता और वो गहन चिंतन मंथन की आवश्यकता है। जब तक आप उस गहन चिंतन मंथन में नहीं उतरेंगे, कॉस्मोलॉजी को हम वैदिक, हमारे ऋषियों के माध्यम से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक साधना के प्रति आपका रुझान और साधना के प्रति आपके समर्पण में भी कई बार संशय रहता है। इसलिए जब आप विषय का चिंतन मंथन करते हैं तो आपकी समझ क्लियर होती है, आपका साधना का उद्देश्य क्लियर होता है और आप पूरे मनोवेग से अपनी साधना को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले कुछ साधना कर लें, कुछ मेडिटेशन कर लें। उसके पश्चात हम लोग नित्य की तरह नाद सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। शरीर बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल स्थिर। जहां जहां भी तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे रिलैक्स करते जाइए। महसूस कीजिए आपका शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते जा रहा है। दोनों पैरों को कहिए रिलैक्स। मानसिक रूप से उसे विश्रांत कीजिए। दोनों हाथों को मानसिक रूप से आदेश कीजिए रिलैक्स। और देखिए विश्रांत होता जा रहा है। अपने पेट को, पीठ को और छाती को शिथिल कीजिए। मन ही मन कहिए रिलैक्स। फिर अपने कंधे, अपने गर्दन और अपने सर को रिलैक्स कीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ध्यान दीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, झुके हुए। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी आंखें। आंखों की मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल करते जाइए। कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शिथिल। आंखें बिल्कुल शिथिल। अब अपने पूरे गेस्चर को चारों तरफ से देखें, जैसे एक वृक्ष हो जिसकी जड़ें मजबूत आधार लिए है। उसी प्रकार से आपके दोनों पैर जड़वत है और रीढ़ की हड्डी एक तने की भांति, एक स्टेम की भांति खड़ी है।
चारों ओर से अपने इस स्थिरता को महसूस करें। जब शरीर पूरा स्थिर हो जाए तो श्वास प्रश्वास में उतर आइए। स्वाभाविक श्वास को देखिए। आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अपने रिदम को देखिए। उसमें बदलाव नहीं करना, बस एक दृष्टा की भांति उसके स्पीड को, उसकी गति को बस सजग होकर के, एक विटनेस होकर के देखना है। आप साक्षी हैं अपने श्वास के प्रति। अब अपने भीतर की संवेदनाओं को महसूस करें। जब श्वास भीतर और बाहर होता है तो आपके नासिका रंध्रों को, नाक के इनर पार्ट्स को छूते हुए जो ब्रेथ पैसेज है उसको स्पर्श करते हुए वो भीतर जाता है। उन सभी स्पर्श बिंदुओं के प्रति, जहां जहां ये श्वास आपके नाक के भीतरी त्वचा को छू रहे हैं, गले के भीतरी त्वचा को छू रहे हैं, उसको महसूस कीजिए। फेफड़े में महसूस कीजिए। ऐसा मालूम होगा जैसे कुछ ठंडी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ने के बाद श्वास कुछ गर्म हो जाता है। इस तापमान के अंतर को महसूस कीजिए। अब ध्यान से देखिए, जब श्वास लेते या छोड़ते हैं उसके मध्य एक अंतराल है, एक छोटा सा पॉज है, एक स्वाभाविक कुंभक। आप श्वास लेते हैं, सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर छोड़ते हैं। श्वास छोड़ते हैं, सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रुकते हैं, फिर लेते हैं। इस श्वासांतराल के प्रति, इस ब्रेथ इंटरवल के प्रति सजग बनिए। ध्यान से, बहुत सावधानी से इस ब्रेथ इंटरवल को देखिए। जैसे ही ब्रेथ इंटरवल के प्रति आप सजग होने लगेंगे, आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएंगे। आपकी श्वासें धीमी और मंद होती चली जाएगी। आप भीतर के अंतराकाश में प्रवेश करते जाएंगे। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है। आपकी सांसें धीमी और सम है। आप ब्रेथ इंटरवल के प्रति सजग है। जैसे आपका अस्तित्व मानो प्राण का बना हो। ये एक प्राणिक बॉडी है, ऐसा महसूस करें। जब आप श्वास लेते हैं तो भरते जाते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो शून्य होते जाते हैं।
श्वास लेते हैं तो आपका प्राणिक बॉडी भारी होता जाता है। श्वास छोड़ते हैं तो हल्का होता जाता है। श्वास लेते हैं तो प्राण और जीवन महसूस होता है। श्वास छोड़ते ही खालीपन, शून्यता और मृत्यु प्रतीत होता है। जीवन और मृत्यु यही श्वास और प्रश्वास है। बहुत ध्यान से ब्रेथ इंटरवल के प्रति सजग रहे। एक भी स्वाभाविक कुंभक छूटने न पावे। प्रत्येक पॉज के प्रति, रिटेंशन के प्रति सजग रहे। आप धीरे धीरे अपने अंतराकाश में एक प्राणिक शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जो हाड़ मांस का शरीर नहीं है, कोई फ्लैश एंड बोन्स का बॉडी नहीं है। ये प्राणों से निर्मित शरीर है। यह आपके शरीर और बाहर एक स्फेयर में, एक अंडाकार में बना है। महसूस कीजिए, हाड़ मांस से अलग, फ्लैश एंड बोन्स से अलग एक प्राणमय शरीर। अगर यह प्राणमय शरीर ठीक ठीक समझ में आ जावे तो इसको एक्सपांड कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। हर श्वास के साथ मानो यह प्राणमय शरीर फैलता है और श्वास छोड़ने पर सिकुड़ता है। मैं आपके लंग्स की बात नहीं कर रहा, ना पेट की। मैं बात कर रहा हूं इस प्राणिक शरीर की। ये प्राणिक शरीर, ये ऑरा, ये स्फेयर जो गोलाकार है, आपके भीतर और बाहर फैला हुआ है। सांस लेते ही यह फैलता है और सांस छोड़ते ही यह सिकुड़ता है। सांस को थोड़ा धीमा और गहरा करें, लंबा और गहरा करें। ध्यान रहे, श्वासांतराल को छोड़ना नहीं है, ब्रेथ इंटरवल पर पूरा फोकस रखना है। श्वास लेते ही यह स्फीयर फैलता है और श्वास छोड़ते ही यह स्फीयर सिकुड़ता है। इस फैलाव और सिकुड़न को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ सिंक्रोनाइज्ड कीजिए। और बाहर जब श्वास लेते हैं, यह प्राणमय शरीर फैलता है
और श्वास छोड़ते हैं, सिकुड़ता है। इस अभ्यास से आप धीरे धीरे गहन शून्यता में प्रवेश करते जाएंगे। तीसरे चरण में आपको महसूस होगा कि ये प्राणिक शरीर वास्तव में वाइब्रेशंस हैं, स्पंदन है। आप प्राणिक बॉडी का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करते रहे। तीसरी स्थिति अपने आप आएगी। मन को बाधा न बनने दें, विचारों को न आने दें। ये अभ्यास 5 स्तरों का है, परंतु तीसरी अवस्था आए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम लोग पुनः शरीर पर लौटेंगे। बैक टू योर बॉडी। योर स्टिल एंड काम। योर योर बॉडी अपने शरीर के प्रति सजग बनेंगे। भ्रूमध्य पर अपने ध्यान को लाइए। अपने अवधान को भ्रूमध्य पर लाइए। वहां पे दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ भी साथ साथ बोलेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। 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 ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें।
तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग अपने प्राणिक शरीर को जान सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, और उसके भी भीतर उतर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। आपके अभ्यास से ही संभव है कि हम तीसरे चरण में प्रवेश कर सकें और गहनतम साधना कर सकें। उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि कल मैंने कुछ आप लोग को होमवर्क दिया था। तो कितने लोगों को ये याद है, कितने लोगों ने मनन किया है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं। आपको याद हो कि कल मैंने आपको। हाँ गुरु जी। हाँ जी, बताएं। जी, जो भावनाएं हैं वो तरंगे हैं, और जो विचार है वो पदार्थ हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रयास। और कोई कुछ बता सकता है इस विषय में? भावनाएं तरंगे हैं और विचार पदार्थ है। किसी ने और कुछ मनन किया? चलो, कोई बात नहीं। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने कम से कम मेरी बातों का ख्याल रखकर आपने मनन किया, उस पर विचार किया। हाँ प्रशांत जी, बताएं। गुरुजी, वैसे थियोरेटिकली और आपने भी पहले भी ये क्वेश्चन किया था तो कि भावना आता है फिर विचार, मगर मैं प्रैक्टिकली अपने आप में ये अभी तक मतलब समझ नहीं पाया हूँ। तो थोड़ा मैं उसी चीज में कंफ्यूजन हूँ, इसलिए इसका जवाब नहीं है अभी। अच्छा, देखो ये आपने प्रैक्टिकल पहले विषय बताया था है। कि पहले। ये प्रैक्टिकल जी। विषय है, ये अनुभव से ही मालूम चलेगा। ठीक है, ये जब तक आप इसको देखो प्रैक्टिकली, तो ये यूनिवर्सिटीज में तो काम हो गया है। मॉडर्न साइकोलॉजी में तो ये कई प्रयोग हो चुका है, हम लोग इसको कई बार लैब में सिद्ध कर चुके हैं। कई सब्जेक्ट पे, हजारों सब्जेक्ट पे भी काम हो गया है। हम लोग अब ये बात से, मॉडर्न साइकोलॉजी पूरी तरह से अप्रूव्ड है कि हाँ भाई, भावना पहले आता है, बाद में विचार आता है। भावना विचारों को उत्पन्न करते हैं। ये सीरीज तो बहुत मतलब लैब में बिल्कुल प्रूव्ड है। बस ये है कि हम अपने जिंदगी में कितना इस बात को अनुभव करते हैं। अपने जिंदगी को बार बार एनालिसिस करने की जरूरत है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। हम जब जब भावुक हुए हैं, जब जब कोई भी भावना, चाहे सुख की, दुख की, गुस्से की, घृणा की, जो भी भावनाएं, वो कैसे कब कब आई है, आप भी अपने पर प्रयोग कर लो। जब भी कोई स्पेसिफिक भावना आपको समझ में आए, उसको, उसका टाइम लिखो और देखो कि वो साइक्लिक है कि नहीं। तो ये प्रयोग किया जा सकता है। और आप इसको बुद्धि से ना समझ करके, इसको अनुभवों से समझने की कोशिश करें। एक होता है कि बुद्धि से हमने विश्लेषण कर लिया, अच्छा उस समय थॉट्स आ रहा था, थॉट्स आते आते हम गुस्सा हो गए थे। ऐसे सोचोगे बुद्धि लगा के तो शायद नहीं आएगा। इसको अपने अनुभवों से लाओ। अब जब भी भावुक होना, तो ध्यान देना कि क्या इसकी कहानी पहले ही अंदर में बन गई थी, पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार था, या भावना अचानक से कूद पड़ा, किसी विचारों से आ गया। ऐसा नहीं होता है। भावना अचानक नहीं कूद सकता है। वो पीछे माहौल बन जाता है, पीछे भूमिका बन जाती है, पीछे वो साइकिल का वो स्टेज आ जाता है कि आप इस विषय में भावुक होइए। हाँ शर्मा जी, बोले। गुरु जी, भावना जो है बहुत सारे वर्ण से बना हुआ है। वर्णों से बना है भावना। मतलब पद का स्वरूप है, पद का रूप है भावना। भाव जो है वो पद से, उसकी तुलना हम पद से कर, जब पद आएगा तो भावना आएगी। हाँ, थोड़ा और एक गहरा चरण और आपने रखा, कि भावना को हम लोग
वर्ण या पद से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस मतलब जब जब वर्णों में हमारी लयता क्रिएट होगी तो वो भाव प्रकट, तब वो भाव आएगा, उससे पहले भाव आने का संभावना नहीं है गुरु जी। जो साइक्लिक की बात कर रहे हैं वो एक लयता की बात हो रही है, और वो लयता जो है वो पद से ही व्यक्त हो सकती है। तो वर्ण क्या होगा फिर? वर्ण तो गुरु जी, पद पद तो वर्ण से ही बना हुआ है ना, पद की जो फॉर्मेशन है। हाँ, तो अगर पद को आप भावना कह रहे हैं, तो वर्ण को क्या बोलेंगे आप? वर्ण को तो नहीं, अक्षर चलिए, जो मैं सहयोग कर देता हूं आपको। नहीं, ठीक जा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, मैं सहयोग कर देता हूँ। बीज भाव बीज भावना। वर्ण को बीज बोल हाँ, बोले बोले। वर्ण को बीज बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बीज बोलते हैं, वो बिल्कुल बीजाक्षर है। पर वो भावना का बीज क्या है? शर्मा जी, इतना में तो आप समझ जाएंगे भावना का बीज क्या है। भावना के बीज हमारे संस्कार है, हमारी स्मृतियां हैं। ठीक है। करेक्ट। भावना का बीज हमारे संस्कार और स्मृतियां हैं। संस्कार और स्मृतियां वर्ण होती है, भावनाएं उसका पद होता है। बात आ रही है समझ में? जी और जी। स्मृतियों और संस्कार जो वर्ण रूपी है, हम्म, उसके भीतर भी एक मात्रिका है, क्योंकि मात्रिका से वर्ण बन रहा है। अब सोचो, आपके संस्कार और स्मृतियों के पीछे भी कोई खड़ा है, वो भी कहीं से जनरेट हो रहा है। वो क्या है? वो तरंग है गुरु जी। ना 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 बच्चा, वो है अहम अस्मि। अच्छा। अब इस तार को जोड़ के देखो। अब इस तार को जोड़ के देखो कि मैं हूं, अहम अस्मि। अगर ये मात्रिका है, तो आपके अहम से स्मृतियां और संस्कार निकलेंगी, जो वर्ण बनेगी। हम्म, और जब उस उन संस्कारों में लयता होगी, तो भाव बनेगी, पद बनेगी। और हमारे एक्शंस पदार्थ बनेंगे। भाव के आधार पे जो हमारे एक्शंस हुए, वो पदार्थ बनेंगे। लेकिन पद और पदार्थ के बीच में विचार है, क्योंकि कई पदों के समुच्चय से, संयोग से पदार्थ बनता है। तो पदार्थ आपका कृत्य है। पद और पदार्थ के बीच में आपके विचार है, जो समूह है, जो संयोग है, जो संचय है। अभी क्लियर हो रहा है? जी गुरु जी। गुरु जी, हाँ, ये जो पूछ। जैसे सारा पद है, मंत्र है, ये जितने वाइब्रेशंस है, इनसे सारा जो है कन्वर्ट होके ही सॉलिड मतलब के किया जा सकता है, जैसे कि ये अभी डिस्कशन हो रही थी। तो ये मतलब कि इन तरंगों को ही चेंज करके वन कैन मेक सॉलिड थिंग्स। ऑफ कोर्स। और हमारे ऋषियों ने ऐसे बड़े चमत्कार किए हैं, ऐसी सिद्धियां संभव है कि आप अपने मन और भावनाओं से कोई बड़ा चमत्कार कर दे। हमारे एक महर्षि हुए, स्वामी विशुद्धानंद, बीएचयू में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में ऐसे चमत्कार किए। वो एक पंख से कबूतर बना दिए, सबके सामने। और ये रजिस्टर्ड है, आप कभी बीएचयू के फिजिक्स लैब में जाओ, उन्होंने वापस उस कबूतर को पंख बना दिया। और वो पंख अभी भी लैब में रखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। पंख से कबूतर कैसे बना दोगे? कौन सा रिएक्शन कर दिया आपने? क्या रिएक्शन कर दिया आपने? पंख से कबूतर बना दिए। अभी तक, आज तक इस बात पर शोध नहीं हो सका, इस बात पर कोई वैज्ञानिक सहमत नहीं हो सके। और ये घटना पता है किसके सामने में हुई है? नील बोहर के सामने में। वही नील बोहर जिसने
एटम का ड्यूअल नेचर 1936 में 37 में विज्ञान को दिया था, और आज हम लोग नील बोहर को क्वांटम फिजिक्स का भगवान मानते हैं, एटॉमिक जगत का। वो नील बोहर आकर के विशुद्धानंद के सामने में ये सीन देखे कि कैसे उन्होंने एक पंख से कबूतर बना दिया और वापस से उसको पंख बना दिया। ये बीएचयू में डॉक्यूमेंटेड है। ये जब आप समझेंगे, अपने मन और विचारों के सामर्थ्य को समझेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर सलाह देता हूं कि जो लोग बनारस जाते हैं उनको विशुद्धानंद कानन जाना चाहिए। ये उनकी लैब थी। विशुद्धानंद कानन जो है वो उनकी लैब थी। और उस लैब में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि भांति भांति की अजीबो गरीब सा उन्होंने कुछ आकृतियां बनाई हुई है, जैसे जंतर मंतर होता है उस टाइप से। जंतर मंतर आप देखे होंगे ना, दिल्ली का जंतर मंतर वैसा ही, लेकिन उससे भी अजीब। उसमें तो कुछ आकाशीय गणित नापने के लिए, तारे सितारों के स्थान को नापने के लिए कुछ बनाया जाता है, पर उन्होंने उससे भी कुछ अद्भुत बनाया हुआ है। आपको जाके देखना चाहिए। और उस वक्त के लोग कहते हैं, कहीं मैंने देखो, मैंने तो नहीं देखा, मैंने सुना ही है, मेरे जन्म के पहले की बातें हैं। तो मैंने सुना है कि वो टेलीपोर्ट कर जाते थे उस जगह से, अपने लैब से वो तिब्बत पहुंच जाते थे, एक क्षण में ऐसे चुटकी में तिब्बत पहुंच, अपने आप को टेलीपोर्ट करते थे। तो ये सारी बातें। तो शर्मा जी, कुछ और भी आप कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है शर्मा जी। नहीं सर। अच्छा, राजीव शर्मा जी, थैंक यू आप सर। कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें कुछ और चर्चा पे। अच्छा सौरभ, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ कहें। सर प्रणाम सर। हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये विशुद्धानंद जी और गंध बाबा, दे एक आर ही है, सेम? एक ही है, या हाँ एक ही और है। सर, अभी आप इस स्मृति से रिलेटेड आप बता रहे थे, तो स्मृति विभ्रंश शब्द, हम्म। इसको थोड़ा मैं जानना चाहूंगा इसमें। ओके, स्मृति विभ्रंश। स्मृति विभ्रंश। स्मृति विभ्रंश होता है बेटा जब कोई ऐसा सोच, कोई स्मृति, वो तारतम्य में, तार में नहीं होती है, वो टूट जाता है। जैसे मानो आपके पुनर्जन्म की याद आपको नहीं है ना, तो ये जी स्मृति विभ्रंश कहलाता है। जब स्मृतियां तार में, एक लय में नहीं जब होती है, तो हम पीछे के भाव को नहीं ला पाते हैं। जैसे हमने कहा, स्मृति से भावना आती है, स्मृति और संस्कारों से भावना आती है, भावना लयता है। मान लो स्मृति विभ्रंश हो जाए तो हम पिछले जन्मों की भावनाओं से संप्रेषित नहीं हो पाते। और ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है, ये अपस्मार करता है। हमारे मस्तिष्क में एक डिपार्टमेंट होता है अपस्मार का। अपस्मार का काम होता है स्मृति विभ्रंश करने का। वो स्मृति की लयता को तोड़ता है, वो स्मृति को जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक करता है। और ये प्राकृतिक है, अपस्मार का होना प्राकृतिक है। अपस्मार स्मृति विभ्रंश करेगा ही करेगा। अगर मान लो आपको हर चीज हर समय याद हो, जरा कल्पना करो कि आपको हर समय हर चीज याद हो, तो कितना मुश्किल है कि नहीं है? को पागल हो जाएगा आदमी। आदमी पागल हो जाएगा। आपको हर समय हर चीज याद है, आप कोई बात भूल ही नहीं रहे हो। आपको हर पल की हर बात याद हो जाए तो जिना जीवन दुर्भर हो जाएगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अलाइनमेंट अपस्मार करता है। लेकिन कभी कभी अपस्मार हमारे लिए बाधा भी बन जाता है। जी जब सूक्ष्मता में उतरोगे, जब साधना की गहराई में उतरोगे, तो अपस्मार हमारे लिए बाधा है। जी वो हमारी स्मृति की लयता को तोड़ करके हमें और गहरे से जो हमारे संचित संस्कार हैं
उसको नष्ट करने में मुश्किलें पैदा करता है अपस्मार। और उसको हम सिर्फ और सिर्फ नाद योग से ठीक कर सकते हैं। ये कहानियां मैंने कई बार आप लोगों को शिव पुराण की सुनाई है कि कैसे मां पार्वती अपस्मार का मार का शिकार होती है और भगवान शिव डमरू बजाते हुए नटराज नृत्य करते हैं और मार को अपने कंट्रोल में लाते हैं। इसलिए नटराज की मूर्ति जब भी देखेंगे तो देखेंगे नटराज एक व्यक्ति के ऊपर, एक बौने के ऊपर, एक एक ऐसा दैत्य सा बना है, उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नटराज का तस्वीर आपने देखा है? तो वो जिस पर नृत्य कर रहे हैं वो अपस्मार है। ठीक है। तो हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक में हम लोग, सबको दिख रहा है ना? जी हाँ गुरुदेव। हम्म। हाँ तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि नाद वर्ण बनाता है, वर्ण पद बनाता है, पद पदार्थ बनाता है, पदार्थ भेद बनाता है और भेद संसार बन जाता है। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कॉस्मोलॉजी का, ये समझने जैसा है। नाद से वर्ण बनना, वर्ण से पद बनना, पद से पदार्थ बनना, पदार्थ से भेद होना और भेद से संसार होना। इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को आप समझो कि कैसे कॉस्मोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमारे नाद सूत्रों में है। चलो अब आज का सूत्र पढ़ते हैं। वर्ण स्पंद संभूता वृत्ति मनसः संरचना मात्रिकायाः प्रसूति। वर्णस्पन्दसम्भूता वृत्तिः मनसा संरचना। बहुत बढ़िया। अब देखो, हम जब आप लोगों को मन की ओर वापस ला रहे थे, टॉपिक, मन की टॉपिक हमने छेड़ा था, इसी सूत्र के लिए छेड़ा था। अब आगे आप इन सूत्रों में देखेंगे कैसे हम लोग, अब ये जो सीक्वेंस है, नाद, मात्रिका, वर्ण, पद, पदार्थ, भेद, संसार, ये जो एक सीक्वेंस हमने बनाया है, इस सीक्वेंस में मन को कैसे जोड़ेंगे। तो वर्ण स्पंद संभूता वृत्ति ही, वर्ण के स्पंद से, वर्ण वर्ण के कंपन से, वर्ण के वाइब्रेशन से वृत्तियां उत्पन्न होती है, वृत्तियां उत्पन्न होती है। वर्ण जब झंकृत होता है, वर्ण जब स्पंदित होता है, तो वृत्तियां उत्पन्न होती है। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, भावनाएं। ये भावनाएं हैं। वृत्तियां जो है भांति भांति की भावनाएं पैदा करती है। भावनाओं का उद्गम योग सूत्र वृत्ति को मानता है। ये एक मेंटल पैटर्न है। वृत्ति क्या है? एक एक ढर्रा है, एक साइकिल है, एक विस्कस सर्किल है, एक वृत्ति है। जो वृत्ति जो साइक्लिक रूप में आपके भीतर चल रही है। हमारे शास्त्र बहुत जोर शोर से इस बात को कह रहे हैं कि आपका एक मेंटल पैटर्न है। विचार बहुत बाहर है, बहुत बाहर है। आप विचारों में उलझे हुए हो। विचार इसलिए मालूम पड़ते हैं कि आपके विचार इतने ज्यादा हैं, आप इतने ओवर थिंकिंग करते हो कि इस ये एरिया आपका रुग्ण हो गया है, रोगी हो गया है। तो आपको आपकी वृत्तियां नहीं मालूम चल रही है, आपके विचारों में निहित भावनाएं पैदा मालूम नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि विचार के अधिकता से, अति से आप पीड़ित हो।
कोई चीज जहां पे ज्यादा दर्द हो वो जगह मालूम पड़ता है ना। अब जैसे मान लो पैर का अंगूठा है, अब ऐसे तो आपको याद नहीं रहता होगा, लेकिन चोट लग जाए तो उसकी वेदना हमें, उसकी चिंता हमें, उसका एहसास जब तक दर्द हो तब तक पता चलता रहता है। राइट? होता है कि नहीं, ऐसा होता है? जो चीज हमें मालूम, अब कहाँ पता लग रहा है कि आपके काफ मसल्स हैं? जब तक कि काफ मसल में पेन ना हो तो काफ मसल का पता नहीं लगता है। हम भूले भूले से रहते हैं, वो तो है ही। लेकिन जब उसी का पता लगने लगे, दिन रात आपको यही पता लगे कि हम विचार हैं, आई थिंक दैट्स वाई आई एग्जिस्ट। हाँ, ऐसे विचारक हुए हैं। मैं सोचता हूं इसीलिए मेरा अस्तित्व है, मैं विचारवान हूं इसीलिए मेरा अस्तित्व है, ऐसे कहने वाले भी पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं। और उन दार्शनिकों का बहुत बड़ा स्थान है मॉडर्न साइकोलॉजी में। लेकिन मैं ये बता दूं कि विचार की अधिकता रोग है, डिसीज है, बीमारी है। जब आपको, आपके मन को दर्द होने लगता है ना, कुछ रोग हो जाता है ना, तो आप अधिक सोचते हो और आपको पता चलता है विचार ही विचार है। गुरु जी, कहां आप भाव की बात कर रहे हो? विचार ही विचार है। हमको भाव का भी पता विचार के बाद ही चलता है। तो समझ लेना कि रुग्णता फैल गई है, बीमारी आपके मन को फैल गई है। विचार तो बहुत बाहर का फसल है। जड़, उसके बाद तना, उसके बाद डालियां, उसके बाद पत्ते, उसके बाद कलियां, उसके बाद फूल। फूल है विचार। विचार तो बहुत आगे है। उसके पहले तो बहुत सारी घटनाएं घट गई आपकी। सूत्र कह रहा है कि वर्ण के स्पंदन से वृत्तियां पैदा होती है। वृत्ति और भावनाएं, पता है क्या है वृत्ति और भावना? कोई बताएगा कि किसी को मालूम है वृत्ति और भावना में क्या अंतर है? वृत्तियों से भावनाएं उत्पन्न होती। वृत्तियां मूल है भावनाओं का। वृत्तियां आपका मेंटल। आप अनम्यूट कर लें जो भी आ, बोलना चाहते हैं, या फिर आप म्यूट हो जाए। तो वृत्तियां एक ऐसा मानसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो स्मृतियों और संस्कारों से बना है। वो क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। वृत्तियां आपके संस्कारों का देन है, आपकी स्मृतियों का देन है। और स्मृति और संस्कार आपके मेंटल पैटर्न को बनाती है। और इन्हीं वृत्तियों से भावनाएं होती है। ये भावना शक्ति ही है तो जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। भाव शक्ति ना हो तो केवल विचारने से दुनिया नहीं चलती है। विचार शक्ति नहीं, भाव शक्ति होती है। विचारों में शक्ति भाव से ही आता है। विचारने का सामर्थ्य भी भाव से ही आता है। भाव नहीं होगा तो विचारोगे भी नहीं। अब बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, हमें मानते हैं, लेकिन उनकी भावना उतनी तीव्र नहीं है तो विचार नहीं करते हैं कि चलो सत्संग में आ जाए, चिंतन मंथन करें। वो विचारते ही नहीं है। विचारते नहीं है तो उनके कर्म में नहीं आते हैं, एक्शंस में नहीं आते। इस गूढ़ मानसिक संरचना को समझो। सूत्र कह रहा है मनसा संरचना मात्र काया प्रसूति। मन की जो संरचना है वो मां के गर्भ से उत्पन्न होता है। मातृका की प्रसूति है। प्रसूति मतलब जन्म देना।
प्रसूति मतलब गर्भ में रख करके जन्म देना, इसीलिए मातृका मातृका है। और वृत्ति को वो जन्म देती है, मातृका वृत्ति को जन्म देती है एक वर्ण के माध्यम से। आपके संस्कार और स्मृतियां आपके वर्ण है, आपके लक्षण है, आपका चरित्र है, आपका प्रारब्ध है। और इन्हीं वर्णों से वृत्तियां उत्पन्न होती है जो मानसिक संरचना बनाती है। और इन सब की माता कौन हुई? मातृका। इसीलिए मातृका को मातृका कहा जाता है। वरना मातृका क्या है? नाद है। मातृका पॉकेट्स ऑफ नाद है, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ नाद है। हमने बताया था ना कि नाद को क्लासिफाई किया गया 51 मातृकाओं में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण उसको क्लासिफाई किया। वरना नाद को नाद ही बोलते, लेकिन उन नाद को जो पश्चंती और मध्यमा नाद थी, उन पश्चंती और मध्यमा नाद को हम लोग 51 मातृकाओं में क्लासिफाई किए। और इन नादों को नाद ना बोल करके, इन क्लासिफाइड नादों को नाद ना बोल के हम लोग मातृका बोले लगे। उन्हीं से वर्ण उत्पन्न हुआ, वर्ण वृत्तियों को पैदा की, वृत्ति भावनाओं को, भावनाएं विचारों के माध्यम से कर्म के लिए हमें प्रेरित करती है, माहौल बनाती है कर्म करने का, और वो पदार्थ बनता जाता है। अब आइए अगले सूत्र में हम देखते हैं। नाम रूप विकल्प वर्ण समूहात संकल्प विकल्पयोः जन्म मातृकायाः। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम लोग इस विचार चक्र को और भी इस सूत्र ने खोल दिया है। आइए अब इस विचार चक्र को समझते हैं। जिसको आप विचार कहते हो, जो आपको थॉट प्रतीत होता है कि ये थॉट्स हमारे चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 लेयर्स में होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 लेयर पर आपके थॉट चलते रहते हैं। जैसे आप सोच रहे हो अपने ऑफिस और बॉस के बारे में, तो ये जो आपको पता चल रहा है कि आप अपने ऑफिस और अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं, ये आउटर लेयर ऑफ थॉट है। उसके पीछे एक और लेयर है सूक्ष्म स्तर पे। हो सकता है सूक्ष्म स्तर पर आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स को आप सोच रहे हो, और वो आर्थिक प्रॉब्लम आपके बॉस और आपके बीच की वार्ता को विचार दे रहा है। जो भीतर का थॉट है वो आपकी आर्थिक आर्थिक इशू को लेकर के, या फिर ऑफिस की समस्या कोई गंभीर हो गई होगी, कोई मुश्किल आन पड़ी होगी, आपसे कोई मिस्टेक हो गया होगा, भीतर में वो होगा। बाहर संवाद चल रहा है आपकी और बॉस में, आपके विचारों में। अब उसके भी भीतर एक लेयर है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने कोई गलती की है, तो आपको कहीं ग्लानि हो रही है, यार गलती नहीं करना चाहिए था, मैं होश में नहीं था, मेरे से गलती हुआ, ये विचार। और फिर दूसरा कि आर्थिक और प्रॉब्लम की विचार, और बाहर ये 3, और ये 3 युगपद एक साथ हो रहे हैं।
इसको कहा जाता है विचार चक्र। और इन विचार चक्र को कौन प्रभावित कर रहा है? हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो भी फंसा है इस मामले में, वो अलमस्त हो। अच्छा ठीक है, नौकरी से निकाल ही दिया जाएगा, निकल जाएंगे, चल, मुझे नहीं परवाह है बॉस का। अब ऐसे चरित्र का आदमी दूसरे वर्ण का है, ऐसे चरित्र का आदमी का वर्ण आपसे अलग है, उसके संस्कार, उसके प्रारब्ध अलग है। आप गुणता को समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं? कि वृत्ति से पूर्व वर्ण है। वर्ण आपके संस्कार है, स्मृति है, प्रारब्ध है। और उस वो कई साइकिल को पैदा करते हैं। पहले उन्होंने मेंटल पैटर्न, वृत्तियों को क्रिएट किया, वृत्तियों के ऊपर भावनाएं बनी, भावनाओं की साइकिल बनी, भावनाओं की साइकिल के ऊपर तीसरी साइकिल विचार की होती है। तो जब आप विचार कर रहे हो तो वो विचार केवल विचार नहीं है, उसके भीतर भावनाओं की साइकिल है और उसके भीतर वृत्ति की साइकिल है। ये तीन साइकिल है जिसको स्थूल, सूक्ष्म और कारण कहा जाता है। कारण वृत्ति है, सूक्ष्म आपकी भावनाएं हैं, और स्थूल रूप से जो आपको पता चल रहा है विचार, ये बाहरी विचार है। तो बाहरी विचार को अगर वो वही सिर्फ मालूम चले और भीतर के दोनों ना मालूम नहीं चल रहा है आपको, तो समझो कि उरुग्ण हो गया, आप अति विचार के शिकार हो गए। आप मन के विचार रोगी हो गए, अत्यधिक सोचने की बीमारी हो गई आपको। सूत्र कहता है संकल्पो विकल्पो है जन्म मातृकाया। संकल्प और विकल्प का जन्म ही मातृका से होती है। वर्ण जो है वो जन्म देती है संकल्प विकल्प को, संकल्प विकल्प को जन्म देती है। आपका मन क्या करता है, आप सोचो, मन करता क्या है? मन करता है, मन संकल्प करता है, मैं आज ये करना है, आज ऐसा हो जाए, आज वैसा हो जाए। विकल्प करता है, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाए। कल्प शब्द कल्पनाओं से बना है, सम्यक कल्पना या विरत कल्पना। इसीलिए संग या वी, ये जब उपसर्ग लगा, कल्प में उपसर्ग लगा, कल्प कल्पना, आप सोचते, कल्पना करते। भावनाओं और कल्पनाओं में संबंध पाते हैं? कोई हमें बताएगा कि भावना और कल्पना में क्या संबंध है? आज मैं आप लोग की परीक्षा लेता हूं, आप अपने आप को इस बारे में जानते ही कितने हो, मन के बारे में कितना जानते हो? भावना और कल्पना के विषय में कोई बताएगा? चलो बताओ कोई, भावना क्या, कल्पना क्या? लेट्स टॉक ऑन दिस। गुरुजी, गुरुजी जो भावना का जो असर है वो वो कल्पना, मन पे जो भावना का असर है वो उसको कल्पना कह सकते हैं क्या? चलिए इस बात को थोड़ा और खुल के कोई समझाए। बात तो आपकी थोड़ी थोड़ी ठीक है, और कोई बताए, कोई समझाए हमें, कल्पना और भावना किसको कहते हैं? गुरुदेव, ये कल्पना का आधार भावना है। हमारी जैसी भावना होती है उसी प्रकार की फिर हम कल्पनाएं करते हैं। कोई एग्जाम्पल दे के बताओ बेटा। जैसे ना कई बार हम बड़े सात्विक भाव में होते हैं, जैसे दिन में सुबह के टाइम में हमारा भाव बड़ा सात्विक होता है, दिन में राजसिक होते होते शाम तक तामसिक होता है। तो सुबह जब हम सात्विक भाव में होते हैं तो फिर हम बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं ना, वो इस तरह की करते हैं कि भाई हम ऐसे ध्यान करेंगे, हमें ये सब कुछ होगा। वेरी गुड। हाँ, ये मतलब जो इमेजिनेशन जाती है हमारी, वो सुबह की सात्विक जो भावना जो होती है उसकी इमेजिनेशन उसी फील्ड में आती है। और वेरी गुड।
हाँ, और जो भी कुछ हम जीवन में संसार में उल्टा पुल्टा करते हैं वो सब तामसिक भावना हमारे शाम के अंदर, शाम के टाइम पर ही आते हैं। अच्छा तुम देखो, अगर ऑफिस में आप हो और मुश्किलों में फंसे हो, तो आप कल्पना क्या करोगे? हे भगवान, मैं बच जाऊं किसी तरह से, कुछ ऐसा हो जाए मेरे बॉस को मेरी गलती का पता ना चले। कल्पना करते हो ना ऐसा? हाँ, और गुरुजी एक इसका और अच्छा एग्जाम्पल है, सुसाइडल थॉट आते हैं। जो भी लोग हाँ। सुसाइड करते हैं वो सिर्फ कल्पना की वजह से करते हैं। अभी एक रिसेंट पंजाब में घटना हुई, एक डीआईजी ने सुसाइड किया है अपने उससे, तो उसने इमेजिन इतना ज्यादा कर लिया कि मैंने कर्जा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसने उसकी जो कल्पना गई ना वो इस फील्ड में गई कि मैं कैसे सोसाइटी में सरवाइव कर पाऊंगा। तो मुझे जो लगता है कि कल्पना जो है हमारी भावना है उस समय की। जैसी भावना होती है वैसी कल्पना होती है। जी। लेकिन तो गुरुजी वाइस वर्सा है। हम्म। अच्छा, आप बताएं हम्म। कैसे है शर्मा जी? ये ऐसा नहीं है कि कल्पना से भावना आ रही है, भावना से कल्पना आ रही है। ये दोनों में से कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। ऐसा कभी हुआ है कि आप सात्विक स्टेट में हो और कल्पनाएं आप तामसिक कर रहे हो, या आप बहुत तामसिक स्टेट में हो और कल्पनाएं आप सात्विक कर रहे हो? ऐसा हुआ है? संभावनाएं तो है ही गुरुजी। तो आप रियल स्टेट में नहीं हो। अगर अगर हम्म। सात्विक होते हुए भी आप तामसिक कल्पना कर रहे हो, तो आप सात्विक स्टेट पे नहीं हो। समझ रहे बात को? दरअसल प्रॉब्लम जो आप लोग उठा रहे हो, आपको भावनाओं का ठीक ठीक पता नहीं है। भावनाएं बड़े कॉम्प्लेक्स स्टेट में आप महसूस करते हो। जब आप कहते हो कि हम प्रेम पूर्ण हैं, तो आप प्रेम पूर्ण पूरी तरह से होते नहीं हो। उसमें कई भावनाएं, कॉम्प्लेक्सिटीज भरी हुई होती है। इसीलिए आपको लगता है कि आप प्रेम पूर्ण हो। जैसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी बस समर्पित हैं आपके लिए, एकदम हम श्रद्धा से भरे हुए हैं, एकदम समर्पण है गुरुजी, रोने भी लगते हैं। मैं गौर से उसकी आंखों को देखता हूं और मुझे नहीं लगता है कि ये भावना पूर्ण है। ठीक है, लेकिन अगले को लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल श्रद्धा और भाव से भरा हुआ समर्पित हूं। ऐसे ही जीवन में आप प्रेम कर रहे हो किसी को और कहते हो कि आजीवन बिल्कुल हम प्रेम में भरे रहेंगे, तुम्हारे लिए जिएंगे मरेंगे, और कुछ सालों बाद बदल जाते हो। आप सालों तो छोड़ दो, हालात तो ये हो रही है कि जब ये बात आप कह रहे हो अपने प्रेमी को, उस वक्त भी आप बदल रहे हो, उस वक्त भी पैरेलल भाव चल रहे हैं। आप भावना के प्योर स्टेट पे नहीं हो। अगर भावना की प्योर स्टेट पे होगे, तो कल्पना सदैव भावना को फॉलो करती है। कल्पना भावना से पहले नहीं हो सकती है, ना ही विचार भावना से पहले हो सकता है। हो ही नहीं सकता। गुरु जी आप, हाँ बोले। एक चीज और ऐड कर रहा था मैं इसी में, जैसे ना हम लोग कभी, एक शब्द आता है शमशान वैराग्य। हम्म। हम लोग कभी किसी वजह से शमशान जाते हैं तो उस समय आप देखिए कैसी कल्पनाएं करते हैं, हम बेकार है, धन कमाना, ये करना, वो करना। तो उस समय कभी भी कोई तामसिक कल्पना नहीं आ सकती, सिर्फ वो सात्विक आती है कि ये तो मतलब अपना एनालिसिस करते हैं, या मतलब वो एक इमेजिनेशन ही जैसा ही होता है, मुझे जो लगता है। बिल्कुल। अगर भावनाएं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने अंदर निहित, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं प्योर नहीं है, सबके अंदर में है। पर प्रॉब्लम ये है आज की डेट में कि हमको पता ही नहीं है अपने अंदर का निहित भावना। जो सबसे बड़ी समस्या है, वो वैचारिक डिसीज की, रुग्णता की वजह से है। आप विचार से बीमार हो गए हो, आपका वैचारिक प्रोसेस बीमार है। आपको पता नहीं है कि भीतर आपकी निहित भावना क्या है। आप ये मत सोचो कि आपकी भावनाएं गंदी हो गई, आपकी भावनाएं कम्प्लेक्स हो गई हैं। ऐसा नहीं है। भावनाएं हैं, प्योर हैं, आप सबके अंदर है। लेकिन रुग्णता विचारों में है।
विचारों का परत इतना गहन हो गया है, उसकी डेंसिटी इतनी हाई है, घना कोहरा है, कि आपके भीतर जो वृत्ति साइकिल कर रही है, आपके भीतर जो भाव साइकिल कर रहे हैं, उसका आपको पता ही नहीं चलता। यही प्रश्न तो बार बार आप उठा पा रहे हो ना, कि वाकई विचार भावना को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हैं, जबकि मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, मैं लैब का प्रमाण बता रहा हूं, तब भी आपको लग रहा है कि कल्पनाएं और विचार। आप म्यूट हो ले एक बार। कल्पनाएं और विचार भावनाओं के पहले और बाद में हो सकती है, ये बार बार आपके मन में उठ रहा है, जबकि साइकोलॉजिकल लैब कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, नहीं भाई साहब, भावनाएं साइक्लिक है। भावनाएं माहौल बनाती है, उसके बाद कल्पनाएं और विचार आ रही है, उसके अनुरूप ही आती है। प्रॉब्लम बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर का निहित भावना ही नहीं पता है। प्रॉब्लम इज दैट सो इजी। हम ये नहीं कह रहे आपकी भावना खराब है, अच्छी, वो तो साइक्लिक है, सबकी है, सबकी साइक्लिक है, सबकी वृत्तियां हैं, सबके अंदर में प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, सबके अंदर साइक्लिक रूप में आता है। किसी की छोटी साइकिल है, किसी की बड़ी साइकिल है, आता सबको। वही आपके अंदर बेस तैयार करता है कल्पना और सब। आप संकल्प करें, विकल्प करें, विचार करें। संकल्प, विचार, ये सारे के सारे भावनाओं का प्रोडक्ट है, भावनाओं की उत्पत्ति है। गुरुदेव पहले क्या आएगा? पहले देखो, बेस आपका भावना है। लेकिन वो तो भाव गुरुदेव सेकंडों में चेंज होता है विचार। विचार, भावना, वही तो मैं कह रहा हूं, विचार बहुत बाहर है, भावना बेस बनाता है। बेस आपका भावना है, आपके अंदर भावना निहित है। विचार चेंज होगा, कल्पनाएं चेंज होंगी, संकल्प चेंज होगा, विकल्प चेंज होगा, संकल्प, विकल्प, विचार चेंज होते रहेंगे। लेकिन आपके भीतर की जो भावनाएं हैं, वो स्थिर और साइक्लिक है, वो अपनी एक निश्चित साइकिल से घूमती है। गुरुजी, ये भावना का फिर बेस क्या है? इज इट वो विज्ञानमय कोश जहाँ नहीं हमारा। नहीं, भावनाओं का बेस है वृत्ति। तो वृत्ति में आपने कहा वो और वृत्ति निकलता है प्रारब्ध, हमारे स्मृति और संस्कारों से, जिसका बेस विज्ञान में कोश है। विज्ञानमय बात कोश। कह रहे हैं। हाँ, विज्ञान में कोश में ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जो वृत्ति, वृत्ति और संस्कार और जो स्मृति है, ये थोड़े गहरे शब्द है, ये डीपर वर्ड्स है। इसकी रूट्स आपके विज्ञान में कोश में है। लेकिन जो उथला है, जो वो भावना, संकल्पना, विकल्पना और विचारना, और इन चारों में से भावना बेस है। भावनाओं पर संकल्पना, विकल्पना और विचारना होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? निखिल जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछे निखिल। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हम्म मेरे को ये चीज मतलब समझना चाह रहा था कि जैसे भावना बात कर रहे हैं हम, कि भावना से विचार उत्पन्न होंगे। तो जब हम्म भावना, लेट्स से मान लो अभी सात्विक भावना है, तो सात्विक भावना तो थॉट्स हमेशा सात्विक ही आने चाहिए ना। तो हम्म टाइम पे अगर तामसिक थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर वो हम्म कैसे आ रहे हैं? वो एग्जैक्टली, क्योंकि वो सात्विक स्टेट आपका है ही नहीं। आपको लग रहा है कि वो सात्विक स्टेट है। यही तो मैं कह रहा हूं, कई बार आपको लगता है कि मैं प्रेम पूर्ण हूं, नहीं लेकिन आप अपने आप को गलत समझ रहे हो। आप सात्विक हो ही नहीं, सात्विक स्टेट में हो ही नहीं। नहीं अगर सात्विक स्टेट में आप होगे तो कभी भी तामसिक विचार आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल लेकिन पॉसिबल। लेकिन गुरुदेव, अभी कभी ना कभी तो वो स्टेट, देखो भावनाएं जो होंगी वो तो ऑटोमेटिकली आएंगी। वो हम्म मैं ट्रिगर नहीं करूंगा, लेकिन राइट विचार्स को मैं ट्रिगर करूंगा। राइट भावनाएं जब भी जो भी होंगी, तब उसके अकॉर्डिंग मेरे विचार ट्रिगर होने चाहिए। राइट राइट अगर कोई आदमी
सारा टाइम तामसिक ही सोच रहा है, तो क्या उसकी भावनाएं सारा टाइम तामसिक है? हाँ, देखो हम लोग 99% तामसिक होते हैं, 0.1% हम लोग सात्विक होते हैं, और लगभग 0.9% राजसिक होते हैं। ये रेशियो नॉर्मली लोगों का है, ये समझ लो आप। ये 33% का रेशियो नहीं होता है। आप ये मान के चलो 99% पीपल लोग तामसिक हैं। हम्म, हमारे अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं आप देखोगे, घृणा की, दुख की, परेशानी की, हिंसा की, यही भावनाएं 90% घेरी हुई है। कहां है प्रेम, कहां है करुणा? 1%, 0.1%। हम्म, ये बेटा, ये चीजें अब धीरे 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 समाज में जैसा परिवेश फैलता जा रहा है, हमारी भावनाएं अब शुद्ध नहीं है। हम्म, अब बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जो सात्विक नहीं है, राजसिक है, तामसिक है, वो बढ़ता जा रहा है। हम्म। ठीक है, समझ में आया निखिल? हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक मेरा एक पिछले उस पे भी क्वेश्चन था कि हम जब बोलते हैं कि वर्ण से वृत्ति बनती है, जो मतलब हमारे पहले मातृका बनी, मातृका से वर्ण से वृत्ति वर्ण ही वृत्ति है। हाँ, वृ, मतलब वर्ण ही स्मृति और संस्कार है जिससे वृत्ति बनती है। ठीक हाँ, बात है। संस्कार और वृत्ति, तो वृत्ति भी तो काइंड ऑफ थॉट ही है। नहीं, पैटर्न है उसका, उसका पैटर्न है वृत्ति। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। वृत्ति 5 प्रकार की होती है, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। और क्या है वो? प्रमाण विपर्यय, स्मृति, निद्रा, प्रमाण विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया। प्रमाण विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया। कभी हम वृत्तियों पे चर्चा पहले हम काफी कर चुके हो। वो एक पैटर्न है, राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनरी नॉलेज, नॉलेज ऑफ पास्ट एंड एब्सेंस ऑफ नॉलेज। ये है वृत्ति। वृत्ति आपके थॉट को पैटर्न देता है। वृत्ति पैटर्न कैसे देता है? भावनाओं के आधार पे देता है। वो भावनाओं का जमीन तैयार करता है, और भावनाओं की जमीन से विचारों का फसल होता है। तो वृत्ति एक पैटर्न है, एक कन्फिगरेशन है। आप किसी चीज को कन्फिगर्ड करते हो कि हाँ ये, आप एल्गोरिदम तैयार करते हो, ये समझो ये एल्गोरिदम है, हम्म, ये कंप्यूटर का एल्गोरिदम आपने तैयार, ये वृत्ति है। ठीक। और उस एल्गोरिदम पर जो आपने जो सेट किया, कि हाँ ऐसा होने पर फिर ये, आपका सॉफ्टवेयर ऐसे फंक्शन करेगा, वो भावनाएं। समझ रहे बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी तो गुरुदेव। इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, थैंक यू गुरुदेव। अब चलते चलते विदिशानंद को सुन लेते हैं। बोले मनीषा, बोले। जी, नमस्ते गुरु जी। हम्म। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग नाथ सूत्र के हिसाब से वृत्ति समझ रहे हैं, हम्म। और उसी के हिसाब से हम भावना भी समझ रहे हैं। और अगर हम्म। मैं मतलब योग सूत्र या बाकी की और चीजें अगर एक ही मैं है, कॉल बिल्कुल। करूँ, अभी तो मैंने बताया वही चीज सेम है, कोई भेद नहीं है दोनों में। इसका मतलब अगर हम तामसिक विचारों में हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्राणमय कोश या हमारी प्राण ऊर्जा मतलब तामसिक मतलब ब्रह्म ग्रंथि में है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। आपके अंदर रेतस प्राण वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, रेतस प्राण वर्क कर रहे हैं, मतलब इसी कारण हमारी वो स्टेट तामसिक हो रही है और हमारे विचार जो है वो भी मतलब तामसिक उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब प्राण पर ही निर्भर करेगा कि हमारे प्राण किस ग्रंथि में है या किस मतलब प्राण हम। बेटा बहुत आगे का रिजल्ट है ना, उससे उससे पहले तो मनोमय कोश है, उससे अंदर तो विज्ञानमय कोश है, उससे अंदर तो आनंदमय कोश है। प्राण तो रिजल्ट है, मतलब बहुत बाहर है। ओके। कुछ कुछ मनोमय कोश में घटना घटी तब तो वैसे प्राण बने। मनोमय कोश में कोई घटना हुई, आपके अंदर के संस्कार, आपका चरित्र वैसा है, तब तो आपके अंदर में रेतस प्राण आ रहे हैं। ओके,
अब अगर हम ऊपर की तरफ से, अभी हम नीचे की तरफ से आ रहे हैं कि हमारे मनोमय कोश में कोई घटना घटी तो हमारे प्राणों पर वो दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं हमारे अन्नमय, मतलब अन्नमय कोश की जो बॉडी, स्थूल बॉडी है हमारी, हमारी स्थूल बॉडी में मतलब हम अगर कोई अनुभव करते हैं तो अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों के, वही हमारे संस्कार और स्मृतियां बनती है। तो कहीं ना कहीं हमारा, उल्टा मत जाओ। अच्छा, नहीं 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 नहीं, आप स्थूल शरीर से जो काम करते हो उससे नहीं बनता है बेटा। देखो, हम अंदर से जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। बाहर जो कुछ करते हो वो आपके कर्म में संचित होते जाता है, संचयमान कर्म बनता है। उसको संचयमान कर्म करते हैं, है ना, जो वो आपके अंदर जमा होता रहता है ना, उसको संचयमान। लेकिन जो आप नेचुरली जो आप कर रहे हो वो तो आपका प्रारब्ध है, और जो आपने इस जीवन में सीखा है वो है ना, वो धीरे धीरे जमा होता रहता है, उसका प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता है। आप सोचो कि आपने कोई गलत काम किया, हिंसा किया, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके भी विधान है। मान लो आपने किसी की हत्या कर दी, हत्या करके क्या तुरंत तुरंत रिजल्ट मिल जाता है? उसका एक ड्यूरेशन है, उसकी कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन के आधार पे निश्चित रूप से उसका दंड आपको मिलता है ना। तो चीजें भीतर से आ रही है। आप जैसा संस्कार है वैसा आप विचार कर रहे हैं, वैसा विचार कर रहे हैं वैसे आपके प्राण हो रहे हैं, और वैसा आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बॉडी का रिएक्शन लास्ट पार्ट है। बॉडी के रिएक्शन से संस्कार नहीं बन रहे हैं, आपके संस्कार हैं इसलिए बॉडी रिएक्ट कर रहा है। बॉडी सेंसिबल नहीं है। ये बात विचार के लिए भी लागू होता है। विचार आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वैसी भावना है। आप दुष्ट प्रवृत्ति के होगे तो आप गंदी बात ही सोचोगे। आप क्रिमिनल होगे तो आप क्राइम की बात सोचोगे। आपका विचार आपके भीतर के चरित्र को बताता है कि आपका भीतर का चरित्र कैसा है। विचार आपके चरित्र को नहीं बना रहा है। आपका शरीर का एक्शन आपके संस्कार को नहीं बना रहा है। आपके वो संस्कार हैं इसलिए वो एक्शन निकल के बाहर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपके विचार और आपके शरीर का एक्शन वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, वो जमा हो रहा है। उसके रिजल्ट का सामना आपको करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? आर्य गुरुजी, एक मेरा क्वेश्चन होगा कि हम ये सारा जो आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी। अभी आर्य गुरुजी हाँ बोले। समझ में आ रहे हैं, बस एक प्रश्न और बन गया कि हम, मतलब संस्कार से चीजें अगर आगे जा रही है, संस्कार स्मृति या इस भाव से हमारे जा रही है, तो संस्कार डेवलप हो रहे हैं, तो संस्कार डेवलप होने का कारण क्या है? मतलब संस्कार कैसे आते हैं? अब आम भाषा में हम लोग तो अपनी, अगर संसारिक भाषा में बोले देखो तो संस्कार, देखो, फिर से समझो इसको। देखो मनीषा, मनन क्या करो बातों को। मैंने पर्सनालिटी पर क्लास ली है पूरी, मैंने 16 प्रकार की पर्सनालिटी बताई है। जी बताई है कि नहीं बताई है? हाँ जी, मैं आप मनन किया करो इस विषय पे। जितना मनन करोगे ना बेटा, उतना आपके अंदर में समझ डेवलप होगा। देखो, कुछ हम लेके आते हैं, कुछ नर्चर होता है। कुछ हम लेके आते हैं और कुछ कर्म बनाते हैं। कुछ पिछले जन्मों का प्रारब्ध लेके आते जो सूक्ष्म शरीर में हमारे अंदर आता है। कुछ संस्कार उसका होता है, और कुछ शरीरगत होता है जो माँ बाप से नर्चर होते हुए हम यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में जाके सीखते हैं। वो मिश्रित होता है। नर्चर और नेचर दोनों आप मिलकर के आपका संस्कार बनाते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस पर कई लेक्चर हमने लिया है इस विषय कल पढ़ रही थी गुरुजी आपकी वो वाली, इसीलिए वो थोड़ा सा मुझे संस्कार का लग रहा था, इसीलिए में। कल ही वो हाथ इनका लगी। मैं कल तो नहीं थी आपकी क्लास में, बट ये कल से ही मैं पढ़ रही थी इसके ऊपर, तो इसीलिए। इनका मतलब गुरुजी ऐसा है कि कोई काम हम जैसे बार बार करते हैं, हमने तय कर लिया कि हम ये करेंगे, आज आज से हम ये करेंगे, हम बार बार करते जाए तो हमारे संस्कार में वो आ जाता है। तो यहाँ नर्चर होके वो संस्कार बन गया बेसिकली। तो हाँ, ये, हाँ, ये इनका मतलब है। आप जो बता रहे हो वो नेचर से चल रहे हो कि नेचर ऐसा है, पहले से संस्कार की बातें हो रही हैं, ये अब आगे संस्कार कैसा बन रहा है उसकी भी बातें कर रही है।
हाँ, बार बार की आवृत्ति वृत्ति बनती है। कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो वृत्त बनता है, बार बार की आवृत्ति वृत्ति बनती है और वृत्ति ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। ये निश्चित है कि जो हम कार्य बार बार कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हम कोई कार्य बार बार क्यों कर रहे हैं। मैं प्रश्न शर्मा जी और मनीषा दोनों से पूछ रहा हूं, क्या आपके संस्कार नहीं है बार बार करने के? आप बार बार कर ही क्यों रहे हो उसको, और बार बार आवृत्त क्यों कर रहे हो उसको, बताइए। गहरे में कहीं लगा संस्कार ऐसा वैसा आया कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो बेस तो ये उसका कहां से संस्कार है? ही है। ये आपके भीतर का प्रारब्ध नहीं है, ये हाँ, आपके बेस भीतर तो के संस्कार संस्कार नहीं है। अगर आप क्रोध कर रहे हैं बार बार और बार बार कर रहे हैं और बार बार आवृत करके क्रोधी अपने आप को बना रहे, तो क्रोधी होने का बीज आपके अंदर में नहीं है ना? इतनी सरल सी बात है। चलो फिर भी ठीक मैं है। आपको समझ सोचने गए, समझ का, आप लोग सोचो 24 घंटे, मैं कल यहीं से शुरू करूंगा। गए। ठीक है। अपने जीवन को समझो, है ना? जीवन, जब तक जीवन को नहीं समझोगे, अध्यात्म में कैसे उतरो? गुरुजी मेडिटेशन करा दो, अरे कैसे करा दूं? आप जीवन की मूल बातों को नहीं समझ रहे हो, भावना कल्पना विचारना को भी नहीं समझ रहे हो, मैं कैसे आपको ध्यान में उतारूंगा? आप इतना अवेयरनेस तो डेवलप करो, इतनी सोच तो डेवलप करो कि आप जो जीवन में व्यवहार करते हो, हर दिन जिसके साथ जीते हो, हर दिन स्मृतियां, संस्कार, वृत्तियां, मन, विचार, भावना, एवरी डे यू फेस एवरी डे, एवरी मोमेंट। चलो कल इस पर फिर विचार करेंगे, कोई बात नहीं, खूब चर्चा करेंगे। जब तक आपके मन का एक एक प्रश्न नहीं हल होगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं खूब विचार, खूब चर्चा। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम हम्म। आगे बढ़ेंगे, मगर आप इतना ब्यूटीफुल नॉलेज शेयर कर रहे हैं जो पहली बार सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ। और बहुत टाइम लग रहा है गुरुजी समझने में। टर्मिनोलॉजीज भी नए नए हैं जो इस सप्ताह कवर किया आपने। जब से मातृका शुरू हुआ सर, मैं गुरुजी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इतने नए 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 वो वर्ण है, ये मातृका है। थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है गुरुजी प्रोसेस करने में ये। कोई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, यही यही तो मेरा काम है। एक गुरु क्या करता है, आपको फिर से नहलाता धुलाता है, आपको तैयार करता है, नए तरह से सोचो, मनन करो, चिंतन करो, स्वयं को जानो, कुरेदो, खोदो, खोजो, है ना? मैं बस आपको बदल रहा हूं, आपको सत्य की ओर ले जा रहा हूं, आपको ट्रुथ की ओर ले जा रहा हूं। और हमसे पूछो प्रश्न, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा जब आप बार बार एक ही सवाल पूछो। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो गुरुजी नहीं समझ में आ रही है, आप पूछो, 17 बार पूछो आप। मैं तरह तरह से कोशिश करूंगा उस बात को कहने का। हम जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि ये प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लैब्स क्या कह रहे हैं। मैं लैब में काम करने वाला साइंटिस्ट भी हूं और साथ साथ एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी हूं, इसलिए दोनों तरफ का नॉलेज मुझे है। इसलिए चिंता मत करो, आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। आप 17 बार पूछो, मैं 17 बार जवाब दूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। चलो आज गुरुजी इतना ही। प्रणाम, हम फिर कल धन्यवाद मिलते हैं। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, थैंक धन्यवाद। यू सर। प्रणाम गुरुदेव।